नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। पेपर लीक को लेकर यूपी सरकार क्या कानून लाने वाली है? मोहन भागवत के वाराणसी दौरे के मायने क्या हैं? कौन से सपा विधायक पर लगे हैं जमीन कब्जाने के आरोप? डिफेंस कॉरिडोर बनने से यूपी में क्या कुछ बदल जाएगा? और यूपी सरकार ने कौन से बड़े फैसले लिए हैं? आज के शो में जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। और चर्चा के लिए रोजाना की तरह मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। उत्कर्ष, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया वरुण। और जैसा आपने बता दिया, कई बड़ी खबरों का दिन है आज, खास तौर पर मंगलवार। तो यूपी की सियासत को जानते हैं, उनको पता है कि मंगलवार को अमूमन उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होती है। और मुझे लगता है कि पहली सुर्खी जहां से हम शायद शुरू करेंगे वो वहीं से निकल कर आई है। बिल्कुल। पेपर लीक को लेकर योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। उत्कर्ष, आपसे दो सवाल हैं। पहला ये कि क्या सरकार की सख्ती से पेपर लीक कराने वाले बाज आएंगे? और थोड़ा सा सीधे सीधे सवाल करूं तो क्या पेपर लीक रोका जा सकेगा? और दूसरा सवाल यह कि कैबिनेट बैठक में और कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए? अब पहले संख्या बता दूं, करीब 44 प्रस्ताव थे जो आज कैबिनेट के सामने रखे गए थे। अमूमन सभी को मंजूरी दे दी गई है। इसमें से कई सारे छोटे छोटे प्रस्ताव भी होते हैं, जैसे कई सारे विकास कार्यों में बजट स्वीकृति की बात होती है कि 2 4 5 10 करोड़ जो रिलीज करने होते हैं। लेकिन हर एक प्रस्ताव अपने आप में एक प्रस्ताव बन जाता है, या हर एक स्वीकृति अपने आप में एक अलग प्रस्ताव होती है। इसकी संख्या आपको 44 की दिखाई देती है। 44 प्रस्ताव को मिलाकर उत्तर प्रदेश कैबिनेट के सामने रखे गए। जो सबसे बड़ी खबर आज निकल कर सामने आई है इस कैबिनेट बैठक से, वो इस अध्यादेश की ही है। उस अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी मिल गई है, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में नकल को रोकने की बात कही जा रही है। अगर उस अध्यादेश की बात की जाए तो उसका जो नाम रखा गया है वो है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा ब्रैकेट में अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024। तो ये अध्यादेश इसलिए क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से देश भर में माहौल बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी पिछले कुछ समय से हमने देखा, आरओ एआरओ, उसके बाद यूपी पुलिस, और उसके साथ ही साथ जो नीट को लेकर बात चल रही है, तो ये एक माहौल बना हुआ था कि परीक्षाएं बेहतर माहौल में, परीक्षाएं पूरी गोपनीयता के साथ, शुचिता के साथ, और जो पूरा का पूरा कंडक्ट होना चाहिए वो संभव नहीं हो पा रहा है, वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि वो अपने परीक्षा संबंधी नियमों को और कड़ा करेगी, और इसी के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा। इस अध्यादेश के मुख्य बिंदु क्या होंगे, उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर आप किसी भी इस तरीके की गतिविधि में पाए गए, और अगर मैं उस पूरे ड्राफ्ट को पढ़ दूं जो कि कैबिनेट नोट रखा गया था, उसमें लिखा है कि उक्त अधिनियम, यानी कि जो अधिनियम आएगा उसका विस्तार सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति, तो ये सिर्फ और सिर्फ अ, उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड या उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा एजेंसियां, या जो एजेंसियां जो परीक्षाएं कराती है वहां तक सीमित नहीं होगा, बल्कि डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक प्रवेश पत्रों की परीक्षाओं पर भी, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं स्कूलों को भी जोड़ा जा सकेगा। एक तरीके से अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हर तरीके की परीक्षा जो है, परीक्षाओं को इस अध्यादेश में सम्मिलित किया गया है। अब इसमें क्या फायदा होगा जो आपने पूछा, एक दो जो बिंदु हैं जिसको कि ये माना जा रहा है कि वो लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। तो उसमें लिखा है कि अगर कोई भी परीक्षा प्रभावित होगी तो उसके बाद जब री एग्जामिनेशन होते हैं, उस री एग्जामिनेशन का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार इस सॉल्वर गिरोह से, मतलब जो कि अपराधी इस पूरे प्रकरण में पकड़े जाएंगे, उनसे ही वसूली करेगी। और एक उदाहरण जो हमने देखा था, जिसको लेकर हमने बात की थी, यूपी सिपाही वाली, और आपको मैंने बताया था कि जो एजेंसी थी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। अब इस अध्यादेश में ये क्लॉज भी डाल दिया गया है कि जो भी सेवा प्रदाता कंपनी होगी, अगर वो गड़बड़ी कर रही होगी तो हमेशा के ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। वो विशेष तरीके से जैसे इस बार प्राइवेट किए गए वो करना नहीं पड़ेगा। आप इस कानून का हवाला देते हुए सीधा सीधा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो एक पैटर्न देखने को मिलता है कुर्की का, वो भी इसमें डाला गया है, यानी कि संपत्तियों को सीज करने का प्रावधान है। और ये गैर जमानती, इसको पूरे के पूरे मामले को धारा बनाया जाएगा, यानी कि जब ये अध्यादेश आ जाएगा तो उसमें जमानत लेना आसान नहीं होगा, बेहद कठिन इसको कर दिया जाएगा। अब आपने जो सवाल पूछा था उस पर लौटते हैं कि क्या इससे नकल रुकेगी। देखिए, नकल रुकेगा नहीं रुकेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन
एक बात ज़रूर है कि जो नकल करने वाले माफिया हैं, गिरोह हैं, उनके मन में सरकार की मंशा जो है उनकी वो ये है कि उनके मन में एक भय पैदा किया जाए। अब वो सिर्फ़ 1 साल, 2 साल काट कर या कुछ जुर्माना देकर नहीं छूट जाएँगे। जो अधिकतर होता है, खासतौर पर छोटे जो सॉल्वर गिरोह होते हैं, जिसको हम अधिकतर अपनी शब्दावली में कह देते हैं कि मुन्ना भाई का रैकेट पकड़ाया या फर्जी एग्ज़ामिनेशन देने वालों का, फर्जी पेपर बनाने वालों का या डिग्रियाँ बनाने वालों का रैकेट पकड़ाया। वो कई बार कुछ रुपए की मुचलके पर ज़मानत पर या फिर कुछ अ, सीमित अवधि की सज़ा को पाकर छूट जाते थे। अब एक ऐसा मामला जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना और जुर्माने से ज़्यादा जिसको उम्र कैद तक से जोड़ दिया गया हो। जो सबसे बड़ा इसमें एंगल है, जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, वो यही है कि 2 साल से लेकर उम्र कैद तक का आजीवन कारावास का जो दंड है, आप सोचिए कि ये मतलब वैसे अपराध की संज्ञा में या श्रेणी में आ जाएगा, जो कि शायद जिनमें सबसे बड़े सज़ा मिलती है उस देश में फांसी की, मतलब सबसे बड़ी कोई सज़ा होगी वरुण, तो उम्र कैद की ही होगी। और अगर नकल कराने को, परीक्षाओं में खिलवाड़ को उसी स्तर का अपराध माना जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो सख्ती कानून के ज़रिए दिखाई जा सकती है, उसको लेकर एक बात है। जो पूरे आपके सवाल का दूसरा पहलू आता है, जिसको लेकर जो तमाम आंदोलन छात्र हैं, वो लगातार एक बात कहते रहे हैं, वो ये कि परीक्षाएँ जब तक आउटसोर्स होते रहेंगी, यानी कि अ, दूसरी कंपनियों के मार्फत किन्हीं और एजेंसियों के मार्फत होती रहेंगी, तब तक ये सवाल उठता रहेगा कि उसमें गड़बड़ी की जो आशंकाएँ हैं, वो बनी रहेंगी। और मुझे लगता है बिल्कुल, कि ये सरकार पहला पे कई स्टेप था। तरीके से सवाल उठते हैं इस वजह से। जी, तो मुझे लगता है ये पहला कदम था, क्योंकि अब तक ये वाली बात थी कि जो आप अपराधियों या दोषियों को पकड़ते हैं, तो वो एग्ज़ाम्पल सेट नहीं होता। वो पकड़ा जाते हैं, कुछ समय बाद छूटते हैं और कई एक प्रकरण में और यूपी पुलिस के मामले में भी यही सामने आ रहा है कि जो पूरा का पूरा गिरोह था, सॉल्वर गिरोह था, वो जो नाम सामने आए, उन पर पहले से मुकदमे थे। जो मैंने आपको कहा था कि एक निशानदेही पर दूसरा पता चला या नीट के मामले में जो जानकारी सामने आ रही है कि इन्होंने कुछ और परीक्षाओं में भी इस तरीके की धांधली की हुई है। तो वो एक गिरोह है, वो एक अपराध करते हैं, वहाँ से वो छूटते हैं सीमित सज़ा पाकर, लेकिन उससे ज़्यादा तो वो फ़ायदा ले चुके होते हैं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करके और उसके बाद उनमें से वो एक बड़ा गिरोह बन जाता है, कुछ लोग जेल चले जाते हैं या सीमित सज़ा को पाते हैं। तो पहला स्टेप जो हो सकता था कि वो वैसे जो गिरोह हैं, जब वो पकड़ाएँ तो उस पर कानून का शिकंजा काफ़ी ज़्यादा हो। देखिए संपत्ति कुर्की की बात, यानी कि आपकी पूरी की पूरी संपत्ति एसेट ज़ब्त कर ली जाएगी, जो हमने माफियाओं के साथ कार्रवाई होते देखी। आजीवन कारावास, मैं वापस इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इस देश में फांसी के बाद दूसरी सबसे बड़ी सज़ा उम्र कैद की है और उस श्रेणी में अगर लाया गया है, तो कहीं न कहीं एग्ज़ाम्पल दिखाता है कि इसको बहुत बड़ा अपराध माना गया है। और अब जो दूसरा स्टेप होगा, मुझे लगता है आने वाले दिनों में, वो ये भी दिखाई दे सकता है, जो सरकार से जुड़े सूत्र हमको बताते हैं कि जब तक ज़रूरी नहीं होगा, जब तक ये क्षमता वाली बात ना आ जाए कि जो गवर्नमेंट एजेंसियाँ हैं, वो क्षमता से ना कर सकें, मुझे लगता है कि परीक्षाओं का आउटसोर्स होना जो अभी तक होता है और जहाँ से सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है, वो भी शायद हमको कम होता दिखाई देगा। जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएँ हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की हों या केंद्र की संस्थाएँ हों, जो उत्तर प्रदेश में परीक्षा करा रही हैं, संस्थाओं के मार्फत, संस्थाओं के माध्यम से ही और जिसमें उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, शायद एसटीएफ का भी इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे यूपी पुलिस की संख्या ज़्यादा हो या उनको ज़िम्मेदारी दे दी जाए सेंटरों की सुरक्षा से लेकर तमाम चीज़ों की, जो भी कुछ हद तक एजेंसियों पर डाली जाती है। वो प्रश्न पत्र के तैयार होने, छपने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो कई सारे लीकेज सामने आते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में हमको वहाँ पर भी सरकारी एजेंसियों के मार्फत होती परीक्षाएँ भी दिखाई देंगी। वो मॉडल भी आता, जो शायद पहले होता भी था, कि संस्थाएँ खुद करती थी, लेकिन उसके बाद जब बहुत ज़्यादा परीक्षार्थी आने लग गए, तो अलग-अलग प्रदेशों में एजेंसियों ने इस मॉडल को अपनाया कि ठीक है, इस काम को आउटसोर्स कर दिया जाए क्योंकि वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वहाँ पर भी सरकारी दखल, आप जिसे दखल शब्द कहना बहुत उचित ना हो, लेकिन वो हम देखेंगे क्योंकि वो तमाम जो लीक है उनको रोकना है। तो अगर उसके बावजूद कोई लीक करता है, उसका एक प्रिंसिपल सेट हो गया है, उसके लिए एक उदाहरण सेट हो गया है। अब बस अध्यादेश के लागू होने का इंतज़ार है कि जैसे उत्तर प्रदेश में। कुल मिला के मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब इस नए अध्यादेश के आने के बाद बहुत हद तक यूपी में जो पेपर लीक जैसे मामले हैं उन पर रोक लगाई जा सकेगी। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया, पाया गया तो ना केवल वो पूरी ज़िंदगी अपनी जेल में गुज़ारेगा, दूसरी तरफ उसको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जाएगा। चलिए उत्कर्ष अब रुख करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 30 जून को काशी जाएंगे। वो संघ कार्यालय में प्रवास करेंगे, विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद गाजीपुर में हत्याराम मठ भी जाएंगे। इसके बाद मोहन भागवत गाजीपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद पर लिखी एक किताब का लोकार्पण करेंगे।
खबरें हैं कि संघ प्रमुख क्षेत्र और प्रांत प्रचारक समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उत्कर्ष, आपसे मेरा बहुत सीधा सवाल, संघ प्रमुख का यह दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण है? अ, सबसे पहली बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही वो खबरें आनी शुरू हुई थी जहाँ पर ये कहा गया था कि वो संघ और भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनावों में वो सामंजस्य नहीं देखा गया, वो दूरियां देखी गई, वो अंतर देखा गया। और उसके बाद वाराणसी में संघ प्रमुख मोहन भागवत का ऐसा संचालक का आना, वो भी एक संकेत इस बात को लेकर देता है कि देखिए वो एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद होंगे जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आते हैं, जहां पर जीत का अंतर जो लगातार 2 बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, वो कम हुआ है और बेहद कम हुआ है। कांग्रेस तो लगातार इस मामले को एक अलग तरीके से उठाती रही है। अजय राय कहते हैं कि ठीक है, पूरे देश के चुनावों से अलग एक चुनाव फिर से करा लीजिए। और इसके अलावा जो उसमें बातचीत है वो ये है कि पूर्वांचल के संघ के पदाधिकारी यानी उस पूरी बेल्ट के पदाधिकारी सिर्फ वाराणसी के नहीं, सिर्फ काशी के नहीं, पूर्वांचल के संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। संघ के कई सारे कार्यक्रम होते हैं जो कि राजनीतिक विशुद्ध रूप से नहीं होते, गैर राजनीतिक कार्यक्रम हैं, उनके अनुशासित संगठनों से जुड़े कार्यक्रम हैं। उन तमाम कार्यक्रमों पर भी बातचीत होगी। जो ऐसा आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि वो दर्शन पूजन भी करेंगे, लेकिन एक कयास जो अभी से लगना शुरू हो गया है वो ये है कि क्या इस दौरान कोई मुलाकात होगी? क्योंकि संघ प्रमुख और जो आपके सवाल का एक मूल है ना, उसका एक बिंदु यहाँ पर भी आ जाता है कि देखिए, इसलिए दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब पिछली बार दौरा किया तो गोरखपुर का दौरा था। हम सब 2 दिन तक इस बारे में खूब कोशिश करते रहे जानने की या इस बारे में खूब लोगों की और आम लोगों की भी निगाहें बनी रही कि क्या मोहन भागवत वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं? क्योंकि जब वो गोरखपुर गए थे, ये दोनों ही व्यक्ति यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरसंघचालक मोहन भागवत दोनों गोरखपुर में मौजूद थे। कोई मुलाकात नहीं हुई। और उसके बाद उससे भी एक थ्योरी निकली। वो थ्योरी वही निकली कि क्या सच में वो दूरियों वाली जो बात है, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी और संघ में वो दूरियां उसी तरीके से बनी हुई हैं? क्या वो बढ़ रही है? क्या वो कम हो रही है? अब ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा निगाह इस बात पर रहेगी कि जब वो बैठक होगी, 2 दिनों तक जब लगातार बैठक करेंगे, तो उसमें संघ के पदाधिकारियों के अलावा क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो संघ से लोग जाकर काम करते हैं, जो कि पार्टी संगठन में विभिन्न ओहदों पर भी हैं, क्या वो भी शामिल होते हैं? और अगर वो शामिल होते हैं, तो क्या लोकसभा चुनावों को लेकर किसी तरीके की रिपोर्ट या किसी तरीके की चर्चा वो वहाँ पर करते हैं? और अगर हाँ, तो फिर वो जो पूरी रिपोर्ट होगी या जो पूरी चर्चा होगी, उसका सुर क्या होगा? एक और कारण से ये दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले दिनों मोहन भागवत का एक बयान था और वो कई बार, मैं मतलब ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ कहा था, कई बार वो इस लाइन पर बात करते रहते हैं, लेकिन परिणाम के बाद उन्होंने 2 चीज़ों का ज़िक्र किया था जो खूब सुर्खियाँ बनी थी। एक, उन्होंने मणिपुर को लेकर बात कही थी कि मणिपुर को देखिए, वो जल रहा है, 1 साल से वहाँ शांति के प्रयास नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि राजनीति में चुनाव हो गए, चुनाव कटुता के जैसे नहीं लड़ने चाहिए, उसमें शत्रुता नहीं आ जानी चाहिए, उसमें कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। चुनाव वैचारिक विरोध होना चाहिए लेकिन वो परस्पर व्यक्तिगत विरोध ना बन जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से और उससे बड़ी बात जो है कि एक संविधान वाली बात जो चलती है जिसका हवाला दिया जाता है कि देखिए कहीं न कहीं बिहार में भी संघ ने कुछ ऐसी लाइन ले ली थी और उसका नुकसान 2015 में हुआ था। इस बार तो खैर संघ अलग था। लेकिन उसके बावजूद जो संविधान की एक बहस चलती है, जो उत्तर प्रदेश में जो रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से पूरी की पूरी लाइन अलग हुई है, कई सारी जातियों के टूटने की जो बात कही जा रही है और संघ कई सारे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कर रहा है। जो मैंने कहा ना कि जो गैर राजनीतिक कार्यक्रम है जिसकी जानकारी मिली है, जिसमें वनवासी जी, कल्याण समिति, एकल आश्रम इस तरीके के जो कार्यक्रम चलाते हैं, इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले अधिकतर लोग उन्हीं समाज के वर्गों से आते हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन चुनावों में वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हुए थे। तो क्या संघ अपने कार्यक्रम के जरिए उन लोगों को वापस जोड़ेगा? क्या वापस वो हमको एकरूपता दिखाई देगी जिसके बारे में खूब अटकलें ये है कि पार्टी में और संगठन में यानी कि संघ में एक दूरी है। तो जो लोग मीटिंग में आएँगे और किस रिपोर्ट को लेकर आएँगे वरुण, सुर्खियाँ वहीं से बनेंगी। बिल्कुल ठीक है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। जौनपुर के केराकत से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद तूफानी सरोज के खिलाफ जमीन कब्जाने के आरोप में फूलपुर थाने में एक तहरीर दी गई है। शिकायत के बाद प्रशासन ने जमीन का सीमांकन रुकवा दिया है। आरोप है कि विधायक जमीन पर कब्जा करके निर्माण कराना चाहते हैं। इस मामले में विधायक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति के तहत बदनाम किया जा रहा है। जैसे भी हो जांच करा लें और उस जमीन का बैनामा कराया गया था।
उत्कर्ष, बहुत सीधा सवाल, मामला क्या है? अ, मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो पूरा का पूरा मामला है वरुण, ये करीब 2 साल पहले का मामला है। 2 साल पहले जो विधायक हैं उन्होंने ज़मीन को अपने नाम पर कराया था, यानी कि बैनामा जिसको हम कहते हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्होंने ये पूरा का पूरा जो ये जो पूरी की पूरी ज़मीन है उसको अपने नाम पर कराया था। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद अ, 2 साल तक इस पर कोई ऐसा उन्होंने कोई निर्माण कार्य नहीं कराया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस ज़मीन को लेकर सरकार की ओर से भी कोई नोटिस नहीं गया। एक प्रक्रिया होती है दावा आपत्तियों की, जब वो ज़मीनों के बारे में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को करेक्ट किया जाता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड को एक बार देखा जाता है या फिर उस पर कोई निर्माण काम होने की बात आती है, तो दावा आपत्तियाँ मंगाई जाती है, दावे आपत्तियाँ मंगाई जाती हैं। भई ये ज़मीन है इस पर फलाने ने या किसी एक्स वाई ज़ेड ने अपना दावा किया है कि ये ज़मीन उनकी है। अगर इस ज़मीन को लेकर किसी तरीके की किसी को आपत्ति हो, वो अपनी आपत्तियों को दर्ज करा सकता है, सरकार के सामने लाकर रख सकता है। ये जो दावा आपत्तियों वाली सुनवाई होनी थी, इसी सुनवाई में एक आपत्ति आई विधायक के खिलाफ और वो आपत्ति ये थी मैं वो आपत्ति भी आपको बता दूँ कि करखियाव के एक बचई राम के नाम के शख्स ने एक आपत्ति की और आपत्ति इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि ये ज़मीन मेरी है यानी उनकी है और इस ज़मीन को ज़बरदस्ती एक तरीके से कब्ज़ा किया जा रहा है, ये ज़मीन को एक तरीके से ज़बरदस्ती अपने नाम पर करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने बोला कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से ज़मीन उनकी है। विधायक का ये दावा है इस पूरे मामले में कि उन्होंने बाकायदा लिखा-पढ़ी में ज़मीन को पाया है, वो बोल रहे हैं, वो यही दावा कर रहे हैं कि 2 साल पहले का है। जहाँ से मैंने कहा कि 2 साल पहले से बातचीत शुरू होती है, कहानी शुरू होती है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने इस पूरी ज़मीन का बैनामा कराया था, रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करा लिए जाएँ, रिकॉर्ड जिसके नाम पर मिलेंगे मतलब अगर मान लीजिए कि जो जिन्होंने आपत्ति की है, अगर उनके नाम पर रिकॉर्ड मिलते हैं और वो कभी भी सरकारी कागज़ों में ट्रांसफ़र नहीं हुए। ज़मीन पहले किसी और की हो सकती है, लेकिन विधायक का दावा ये है कि 2 साल पहले लिखा-पढ़ी में बिल्कुल लिखित तौर पर ज़मीन उन्होंने पा ली थी। इस पूरे मामले में ये हो रहा था कि ज़मीन का सीमांकन होकर ये ज़मीन उनको अलॉट होने वाली थी। लेकिन जब ये आपत्ति आ गई तो फिर तो पुलिस ने जाकर वहाँ पर वो पूरे के पूरे सीमांकन की प्रक्रिया को रुकवा दिया और अब उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग यानी कि जिले का जो राजस्व विभाग है, उत्तर प्रदेश राजस्व डिपार्टमेंट जो जिले में संबंधित अधिकारी हैं, वो ये करेंगे कि अब वो ज़मीन पर जाएँगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जितनी भी नपाई लिखी होगी यानी कि जो नाप होगा मान लीजिए आपकी 10 बाय 10 की ज़मीन है, तो वो नापेंगे कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक वो 10 बाय 10 की ज़मीन एक्चुअली कहाँ पर है और किस भूखंड को लेकर या किस हिस्से को लेकर आपत्ति आई है और अगर रिकॉर्ड विधायक जी के नाम पर निकलते हैं, विधायक पर सारी चीज़ सही निकलती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक तब तो उनको मिलेगी, लेकिन नहीं। तो बेसिकली इसको आप एक तरीके से ये मान लीजिए अगर बहुत सामान्य शब्दों में हमारे किसी दर्शक को समझ रहा हो कि एक ज़मीन जो विधायक तूफ़ानी सरोज जिसको दावा करते हैं कि उनकी ज़मीन है, वो ज़मीन पर उससे पहले कुछ निर्माण कार्य करते, एक ऑब्जेक्शन आ गया, एक आपत्ति आ गई, कहा गया कि ये ज़मीन गलत तरीके से विधायक के नाम पर हुई है। अब जो सरकारी विभाग है वो ज़मीन के कागज़ों की और ज़मीन की जाँच करेगा और उसके बाद ये साफ़ हो पाएगा कि फाइनली रिकॉर्ड्स में ज़मीन किसके नाम पर है और ठीक आज है। उसकी वास्तविक स्थिति या पोज़ीशन किसको मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उत्कर्ष, यूपी में पाँचों डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा इकाइयाँ तेज़ी से लगेंगी, ऐसी खबर है। लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट के डिफेंस कॉरिडोर को पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद इन पांचों डिफेंस कॉरिडोर के औद्योगिक विकास का रास्ता साफ हो गया है। इसी के साथ पहले चरण में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। एनओसी मिलने के साथ करीब 2,70,000 नए रोजगारों का रास्ता खुल गया है। उत्कर्ष, सवाल ये कि यूपी के युवाओं को इसका क्या फायदा होगा और यूपी की अर्थव्यवस्था को इससे कैसे फायदा पहुंचेगा? बहुत बड़ी यूपी खबर की है ये। अर्थव्यवस्था बिल्कुल, यूपी की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होगा। यूपी के युवाओं वाला जो आपने सवाल पूछा, उससे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा जो होगा वो अर्थव्यवस्था को होगा। अर्थव्यवस्था को इसलिए होगा क्योंकि पाँचों के पाँचों डिफेंस कॉरिडोर यूपी में लगने हैं। उनमें जो भी काम होना है, चाहे वो ज़मीन से लेकर, चाहे वहाँ पर उत्पादन बनने, ट्रांसपोर्टेशन, उनको रखाने, उनके रख-रखाव, वहाँ पर काम करने वाले लोगों का आना, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो कुछ भी पैसे इन्वेस्ट होंगे, वो उत्तर प्रदेश में ही होंगे। वहाँ पर जब गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो तमाम चीज़ें जो होंगी या उनसे जो एक कोई भी आप कह लीजिए, आप बहुत छोटा ये समझिए कि अगर मान लीजिए 100 ट्रक ज़्यादा चलने लग जाएँ, तो वो टोल पर पैसा आएगा वो किसके पास आएगा? वहाँ पर एक्सप्रेसवे जो बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उनका एक तरीके से पूरे के पूरे उनके कंट्रोल में है, तो वो उनके पास आएगा। वहाँ पर जो लोग रहने लगेंगे या आस-पास आपको जब सोसाइटीज़ बनानी होंगी, तो वहाँ पर जितना टैक्सेशन से लेकर जो काम होगा, एक वो होगा। दूसरा जो बात की जा रही है रोज़गार की, 2 लाख 2.7 लाख यानी करीब-करीब 2.5 लाख से ज़्यादा रोज़गार की बात हो रही है।
नए रोजगार इसमें एक शब्द है, और नया रोजगार इसलिए लिखा है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी जॉब उत्तर प्रदेश के लोगों को मिले। डिफेंस कॉरिडोर है, कई सारे टेक्निकल काम होते हैं। डीआरडीओ के ज़रिए भी इसमें लोग आएँगे, क्योंकि वहाँ पर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, हर कोई उसके लिए स्किल्ड नहीं है। कई सारे ऐसे काम भी होंगे, कई सारी ऐसी जॉब होंगी जिसमें बहुत स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होगी। लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर समझ लीजिए कि जब वो कॉरिडोर बनने शुरू होंगे, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के काम होंगे, वहाँ पर मशीनों के काम होंगे, फैक्ट्रियों के काम होंगे, असेंबलिंग का काम होगा। उसमें उत्तर प्रदेश के कई लोगों को, कई युवाओं को मौके मिलेंगे। इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी ये बहुत प्रारंभिक स्टेज में है। प्रारंभिक स्टेज इसलिए क्योंकि देखिए अभी वहाँ कुछ काम ही शुरू नहीं हो पाया था। वहाँ पर एनओसी नहीं थी, यानी कि क्लियरेंस नहीं था। 5 अलग-अलग डिफेंस कॉरिडोर जो बात हो रही है, अब उस पर रक्षा इकाइयाँ लगने की बात है। वो लगने पर जो रोक थी, वो इस क्लियरेंस के ना मिलने के कारण थी। अब वो क्लियरेंस मिल गया है पर्यावरण मंत्रालय की ओर से, तो अब वहाँ पर जो ज़मीन पर काम हो रहे हैं, यानी कि अगर उसमें कुछ पेड़ काटने की बात हो, चाहे वहाँ पर कुछ जो प्राकृतिक संसाधनों के मिलने की बात हो, उनको अगर ढकना, उनको अगर भरना हो, वो कहीं शिफ्ट करने हो, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये अब एक तरीके से हमको कहा जा रहा है कि अब ये शुरू हो जाएँगी। तो शुरू होने के बाद वो जो प्रारूप होगा, वो भी होगा। इस पूरी एनओसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एनवायरमेंटल क्लीयरेंस है, तो उसमें एक बात और कही जा रही है कि सिर्फ ऐसा ना हो कि पाँचों के पाँचों कॉरिडोर लगे और पूरी का पूरा जिस तरीके से आजकल हम मौसम को देख रहे हैं, तापमान को देख रहे हैं, सिर्फ पर्यावरण का नुकसान ना हो, तो 33% ज़मीन जो होगी, जानकारी ये भी मिल रही है कि कम से कम लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर के बारे में जानकारी पुष्ट रूप से मिल पाई है, और बाकियों में भी शायद यही मॉडल अपनाया जाएगा कि 33% हिस्से में पेड़ लगाए जाएँगे। इसके अलावा कुछ और हिस्सों में जो ज़मीन का अधिग्रहण रुका हुआ था, वो होगा। तो आप इसको स्टेप 1 के तौर पर वरुण देख सकते हैं कि अब वो जो डिफेंस कॉरिडोर कहीं दिखता नहीं था, जिसके बारे में बात की कही जाती थी कि भाई एमओयू तो हो गया, पर कॉरिडोर कहाँ है? वहाँ तो खाली ज़मीन है। अब उस खाली ज़मीन पर काम होता दिखाई देगा, और इस काम होने से ही जो रेवेन्यू जनरेशन है या जो युवाओं को रोज़गार के मौके हैं, वो शुरू हो जाएँगे। क्योंकि जो काम होगा उसमें भी तो लोगों की ज़रूरत होगी। अगर वहाँ पर कंक्रीट का काम करना है, अगर वहाँ पर ज़मीन का काम करना है, अगर वहाँ पर सारी चीज़ों को शिफ्ट करने का काम करना है, अगर वहाँ पर बेस बनाने का काम करना है, फैक्ट्री यूनिट तैयार करनी है, बाउंड्री वॉल बनाना है, परिसर का निर्माण करना है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें रोज़गार भी आएँगे और जिससे रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। लेकिन जब कॉरिडोर अपने उस मूर्त रूप में आ जाएगा, जिसकी कल्पना की गई थी, तब के ये आंकड़े हैं कि जो 2,70,000 आप बता रहे हैं, करीब 2.5 लाख से ज़्यादा की जो रोज़गारों की बात है, ये इस पूरे कॉरिडोर में सीधा-सीधा जो रोज़गार है, वो एक अनुमान है। बिल्कुल। अ, एक और बड़ी खबर है उत्कर्ष कि यूपी की योगी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। यूपी में अब होटल इंडस्ट्री को बड़ा मुनाफा हो सकता है। खासतौर पर छोटे होटलों को बड़ी राहत की तैयारी की जा रही है। यूपी सरकार महाकुंभ 2025 की तैयारी में अभी से जुट गई है। शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण अब यूपी का 28वां विकास प्राधिकरण होगा। उत्कर्ष, बहुत सीधा सवाल कि सरकार एकदम एक्शन मोड में दिख रही है। कोई खास वजह है? 2-3 खास वजह हैं, और आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। एक जिसको हम हमेशा कहते हैं कि एक तो 2-3 वजहों में अगर मैं आ जाऊँ, सबसे छोटी जो वजह है जी, जिसके कारण आपको बहुत तेज़ी से एक्शन दिखाई दे रहा है, कैबिनेट से हमने शुरू किया था और अब इस फैसले पर हम बात कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि चुनावों के वक़्त में आचार संहिता का एक कूलिंग पीरियड आ जाता है, आप उसमें फैसले नहीं ले सकते। तो वो फैसले नहीं हो रहे थे, कई सारे फैसले ऐसे थे जो लिए जाने थे, ज़रूरी थे। जो उससे संबंधित लोग हैं, जो संबंधित पक्ष है, वो लगातार सरकार को कह रहा था, लेकिन सरकार कागज़ों पर वो फैसले नहीं ले सकती थी। भले ही वो सैद्धांतिक तौर पर सहमत क्यों ना हो, भले ही उसके बारे में कह दिया गया हो कि हाँ, ये काम हो जाएगा, पर वो जब तक लिखित में नहीं होगा, वो हो नहीं रहा था। दूसरा कारण चुनाव परिणाम है, चुनाव परिणामों के बाद कई सारे जो कोर्स करेक्शन हम इसको कहते हैं, चाहे वो ट्रांसफरों का मामला हो, आईपीएस की लिस्ट पर हमने बात की थी, उसके बाद पार्टी के अंदर बात होने की बात हो, सुनने की बात हो, सुनवाई की बात हो। कल हम जिस केस पर बात कर रहे थे कि देखिए उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता के मामले में, और अब फैसले लेने की बात हो, चाहे वो कैबिनेट के फैसले हों, चाहे वो अलग-अलग नीतिगत फैसले हों। तो वहाँ से जो एक्शन शुरू हुआ है, उसका एक कारण ये भी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में कई सारे बड़े आयोजन होने हैं। कुंभ का आपने ज़िक्र कर ही दिया। अयोध्या में फुटफॉल लगातार बढ़ा हुआ है। वाराणसी में फुटफॉल लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार देव दीपावली न सिर्फ अयोध्या में मनाती है, बल्कि इस तरीके से चित्रकूट में भी कार्यक्रम किए जाते हैं, मथुरा में भी कार्यक्रम किए जाते हैं होली को लेकर, और कई सारे पर्यटन कॉरिडोर की बात हो रही है जो बनाए जाएँगे। अब मिर्ज़ापुर पे आप देखिए कि वहाँ पर विंध्याचल कॉरिडोर का काम चल ही रहा है। तो जब ये कॉरिडोर बनेंगे, फुटफॉल बढ़ेगा। जब
श्रद्धालु ज्यादा आएंगे, टूरिस्ट ज्यादा आएंगे, तो उनके रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक टेक्निकल कारण भी है जो मुझे बताया गया, जब मैंने इस बारे में कुछ अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अयोध्या जैसे एकदम से बना। अब हुआ ये कि वहाँ पर सरकार ने होम स्टे का कॉन्सेप्ट चलाया कि लोग अपने-अपने घरों पर यात्रियों को रोक सकते हैं। होम स्टे जैसी व्यवस्था सीमित समय के लिए दी जा सकती है, लीगली उसको सीमित समय के लिए दिया जा सकता है, और वो बार-बार चेक होती है। क्योंकि जो अतिथि आकर रुकेंगे, वो जिन परिस्थितियों में रुक रहे हैं, अब एक घर में कैपेसिटी से ज़्यादा लोग रुक रहे हैं, तो वहाँ पर जो एक होटल के बायलॉज़ होते हैं कि भाई अग्निशमन के यंत्र होने चाहिए, तमाम व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, वो हैं कि नहीं है। होम स्टे हमने देखा था कि जब प्रवासी भारतीय दिवस बनारस में हुआ था साल 2019 में, तब भी उसको कॉन्सेप्ट को लाया गया था ताकि लोग घुल-मिल सकें अपने लोगों से। लेकिन आप होम स्टे को एक स्थायी व्यवस्था नहीं बना सकते। तो ऐसे में वहाँ पर जो लोग इस तरीके से जो जिसको कहते हैं कि एक पैरेलल इकोनॉमी, एक और एक अर्थव्यवस्था का ज़रिया लोगों के पास आ गया था। भई वो लोगों को रोकें, तीर्थयात्रियों को रोकें, श्रद्धालुओं को, सैलानियों को अपने साथ रोकें, अपने घरों पर रोकें और उससे भी उनको कमाई हो। लेकिन अब उसको बाय लॉ कैसे करें, तो जब लोगों के पास ज़मीन नहीं, इस होटल वाले पूरे जो बिल की बात आप कर रहे हैं, नियम की आप बात कर रहे हैं, उसमें देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी अगर आप 6 से 20 कमरे तक का होटल बनाते हैं, तो उससे बोला जाता था कि 1000 वर्ग मीटर ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। अब वो बाध्यता हटा दी गई है। यानी अगर आपके पास छोटी ज़मीन है और आप 6 कमरों का, 10 कमरों का एक होटल चलाते हैं, आप अपनी ज़मीन पर बनाते हैं, आपने उसको कमर्शियल यूज़ कर लिया है, तो वो आप उसको जारी रख सकते हैं। अब वो 1000 वर्ग मीटर आपके पास ज़मीन हो, ये ज़रूरी नहीं है। 900 वर्ग मीटर भी होगी तो, और आपने बेहतर तरीके से वो बनाए होंगे, तो आप उसको बना सकते हैं। दूसरा, किसी अन्य व्यावसायिक उपयोग की, यानी मान लीजिए कि आपने एक शादी का हॉल बनाया, एक मैरिज हॉल बनाया है, लेकिन आपको लगा कि नहीं, अब यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, आप उस मैरिज हॉल को होटल में बदलना चाहते हैं, तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसको होटल में बदलने पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। कमर्शियल का कमर्शियल यूज़ होगा। अ, सड़कों पर जो बात है, उस पर भी बात की गई है कि भई पहले ये था कि 12 से 18 मीटर की चौड़ी सड़क होनी चाहिए, अब उसको 9 मीटर से लेकर 12 मीटर कर दिया गया है। इसके बाद अलग-अलग होटलों की बिल्डिंग्स को लेकर जो मानक है, उसमें भी बदलाव किया गया है कि जो पहले 12.5 मीटर की बिल्डिंगों के बाद एक अलग क्राइटेरिया चालू हो जाता था नियमों का, अब उसको 12.5 से मीटर के बजाय 15 मीटर तक कर दिया गया कि जो छोटी बिल्डिंगों की जो मानक होते थे, वो 15 मीटर तक मान्य होंगे। पहले ये था 12.5 से आप जब ऊपर आते थे, आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती थी, वो 15 कर दिया गया। जब आप इन नियमों को पढ़ते हैं, जब आप इन छूट को पढ़ते हैं, तो उसका कारण सबसे बड़ा यही दिखाई देता है कि जो अयोध्या में फुटफॉल दिखाई दिया, वो जो पैरेलल इकोनॉमी की बात होती है, कि लोगों को अपने घरों से भी कमाई हो सके अगर वो उसका उपयोग कर रहे हैं, या अपनी संपत्तियों से कमाई हो सके, तो उसमें लोग परेशान ना हों। क्योंकि अब अगर किसी के पास 900 वर्ग मीटर ज़मीन है, वो होम स्टे तो देता रहा था, लेकिन अब अगर वो होटल बाय-लॉज़ में नहीं आएगा, तो उस प्रॉपर्टी का करेगा क्या? तो उसको ध्यान रखते हुए, जैसा मैंने आपको कहा कि कई सारे फीडबैक आए थे, फीडबैक पर अब काम होने लगा है। उसका कारण जो आपने शुरू में पूछा था, कूलिंग पीरियड खत्म हो गया, फीडबैक पर काम करने की ज़रूरत थी, संगठन अपने फीडबैक दे रहा है, लोग अपने फीडबैक दे रहे हैं। तो जिन फीडबैक में सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस पर सरकार एक्शन लेती, नियम बनाती दिखाई दे रही है, और उसका जो एक ज़्यादा बड़ा फ़ायदा देखा जा रहा है, वो ये माना जा रहा है कि जैसे अयोध्या में लोगों को फ़ायदा हुआ, सरकार का ये मानना है कि अब इस बाय-लॉ में बदलाव होने से ये होगा कि प्रयागराज में भी एक होटल इंडस्ट्री तैयार की जा सकेगी, जो सिर्फ कुंभ से नहीं, बल्कि वो मोटिवेट होंगे, वो उत्साहित होंगे नियमों में बदलाव से, और वो छोटे-छोटे कई होटल अब प्रयागराज में तैयार होंगे, और प्रयागराज में जो साल भर लोग आते हैं, उनको भी बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी, और लोगों के आने से, फुटफॉल के बढ़ने से, अगर सरकार फुटफॉल बढ़ाने में कामयाब हो पाती है, प्रयागराज की वैसी तस्वीर दिखाकर, कुंभ की वैसी तस्वीर दिखाकर, जिसको एक अलग स्तर पर योजना चल रही है, तो फिर वो वहाँ पर लोगों को आमदनी का एक नया ज़रिया भी दे देगी। तो मोटा-मोटा इसके 2 पहलू हैं वरुण, वो मैंने रखने की कोशिश की। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में रहने वाले लोगों के लिए कई नई चीज़ें हैं, कई खुशखबरियाँ हैं, रोज़गार बहुत सारे आने वाले हैं, ऐसा दावा सरकार की ओर से किया गया है। अब एक छोटा-सा सवाल दर्शकों से, आपको हमारा ये शो कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, साथ ही ये भी बताएँ कि इस शो को और बेहतर कैसे बनाया जाना चाहिए। शो आपका है तो सवाल भी आपसे हैं। और हाँ, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।